सभी को। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 11th के पहले लेक्चर में हम लोगों ने अंतिम समय में भौतिकी को दो वर्गों में रखा था। कौन कौन से वर्गों में? पहला था माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, एक जो मैक्रोस्कोपिक था जिसको स्थूल अवस्था कहते हैं, उसमें हमने कई ब्रांचेस देखे थे और मोस्ट सारे आ जाते हैं उसमें। और जो हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक, उसमें एटॉमिक और न्यूक्लियर मतलब कि परमाणु और नाभिकीय आते थे। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे। हमने एक होमवर्क आपको दिया हुआ था, वो होमवर्क कुछ इस तरीके से था कि ये जितने भी हम लोग खोज वगैरह करते हैं, मतलब हमारे जो वैज्ञानिक है जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, इसमें हम लोगों को क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि पुरस्कार तो बहुत है, लेकिन हमारे भौतिक स्वीडन कंट्री के साइंस एकेडमी के द्वारा, हमारे साइंस एकेडमी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका ये स्वीडन में, तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री है हमारा। हमें दिया जाता है नोबेल प्राइज। ये हमारे वर्ल्ड बेस्ट प्राइजेस में से एक है, वर्ल्ड बेस्ट प्राइज में से एक। ठीक है, और ये पुरस्कार उन उचित वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने उचित खोज किया। ठीक है, पॉसिबल जिन्होंने डिस्कवरीज किए। सबसे पहला नाम आता है 1901 ईस्वी में के रॉन्जन। क्या किया था इन्होंने? एक्सरे की खोज की थी बच्चों। एक्सरे के लिए इन्हें सबसे पहले मिला था, ठीक है, के रॉन्जन। ठीक है, 1901 में। मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत ही 1901 ईस्वी से हुई थी। ये 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग इसका यहीं से हुआ था बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे 2 बार प्राप्त किया है। तो मैं बता दूं कि हमारे जॉन बार्डिन, ठीक है, जॉन बार्डिन, ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने 2 बार प्राप्त किया है। ठीक है, एक बार 1956 में और एक बार 1971 में। ठीक है, इसके लिए मिला है इनको। ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने दोनों बार फिजिक्स में ही प्राप्त किया है। ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट है जिनको 2 बार 2 टाइम्स मिला हुआ है। तो इनको 2 बार भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद बात आता है हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने 2 बार प्राप्त किया है, जिनका नाम था मैडम क्यूरी। बच्चों, मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है। एक बार इन्होंने 1903 में और एक बार उन्होंने 1911 में प्राप्त किया था। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में प्राप्त किया था। ठीक है, शायद आपको याद होगा, इन्होंने मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिविटी से पदार्थ की खोज की थी। याद है ना, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव पदार्थ इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, तो ये है नोबेल प्राइज। ठीक है, और नोबेल प्राइज के ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेस जो मिले। ठीक है, पहला रॉन्जन साहब को मिला था, जॉन बार्डिन को पहली बार भौतिकी में दोनों मिला है। एक और आपसे मैं पूछ सकता हूं क्वेश्चन कि ऐसे पहले इंडियन कौन है जिन्होंने इसको प्राप्त किया था? तो पहले इंडियन जो है उन्होंने प्राप्त किया था सीवी रमन साहब है, चंद्रशेखर वेंकट रमन नाम था इनका। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स में प्राप्त किया था प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी, जिसके लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आज हम बात करने जाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल
फोर्सेस। ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल को मूलभूत बल, ठीक है, मूलभूत बल। ये मूलभूत का मतलब क्या है बच्चों, तो मूलभूत का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी उत्पत्ति है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर सदैव, हमेशा से करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास पृथ्वी पर मूल बलों के रूप में कौन कौन से बल हैं? तो जो पहला मूल बल है बच्चों, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन वाले अंकल जो हमारे सेब को लेकर के कुछ बातें बता रहे थे, याद है आपको? हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल उन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि किन्हीं दो द्रव्यमान जो भी ब्रह्मांड में कहीं भी है, इनके बीच में कुछ भी दूरी है तो उन पर एक बल लगेगा, जहां पर G उस पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पहला हो गया बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। ये देखने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है कि ये बड़े बड़े पिंडों पर ही काम करता है, ठीक है, इसलिए हम जल्दी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन पृथ्वी पर यही वो कारण है जिससे हम बंधे हुए हैं, ठीक है पृथ्वी से। बच्चों दूसरा क्या है, तो दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा बल है, तो ये वैद्युत चुंबकीय बल है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय बल। ये कौन सा बल होता है, तो मैं बता दूं कि दुनिया में जब आवेश की नींव रखी गई, आवेश के बारे में हमने जानना शुरू किया, तो हमें पता चला कि हर आवेशों के बीच में बल लगते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे पहले ऑब्जर्व किया कूलाम साहब ने, इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने गणना करके इसका मान बता दिया। तो दो चार्जेस, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो उन पर बल लगता है, और ये बल इन्हीं से प्रेरित है, ठीक है। और ये क्या था, C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी एक बल है। और ये कौन सा बल है, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। इसको आप EM से लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इसको सफिक्स F सफिक्स में EM। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय बल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, स्थायी अवस्था में और गति अवस्था में, ठीक है। किसी भी अवस्था में अगर आवेश है और एक दूसरे के बीच में किसी भी दूरी पर है तो उस इंस्टेंट टाइम पर जो बल लगेगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये दो बल हो गए। आइए और बलों के बारे में थोड़ा बात करें। दूसरा जो बल है बच्चों, तो तीसरा जो बल है वो कौन सा बल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है, उसका नाम है नाभिकीय बल, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्रबल। आइए कौन सा बल है, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल का मतलब बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल कितना होता है, ठीक है। तो प्रबल नाभिकीय बल ध्यान दीजिएगा जो है वो लगता है 10⁻⁻15 मीटर के परास में काम करता है, ठीक है। इसका जो परास है बच्चों, ये परास ये 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। कहां लगता है, ये बहुत बड़ा जवाब हमारा जवाब होना चाहिए, ठीक है। कहां लगता है, तो ये लगता है बच्चों नाभिक में। कहां लगता है, नाभिक में, ठीक है। और नाभिक में कहां कहां, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लगते हैं, ऐसे बलों को हम कहते हैं नाभिकीय बल। ये प्रबल नाभिकीय बल कहलाते हैं, ठीक है, जो 10⁻⁻15 के रेंज में इफेक्टिव है, ठीक है। अब चौथा देखिए जरा,
चौथा पार्ट क्या? चौथा पार्ट जो है वो है वीक, मतलब दुर्बल, ठीक है, वीक फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दुर्बल बच्चों। ये दुर्बल बल कहां लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांसफर करते हैं, रूपांतरण करते हैं, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण आता है क्वांटम में, क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम फिजिक्स में। जब हम रूपांतरण करते हैं तो ऐसे केस में इनके बीच में बहुत क्षीण बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है, और वो क्षीण बल दुर्बल बल कहलाता है। इसका परास बच्चों देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परास जो है वो 10⁻⁻16 मीटर तक होता है, ठीक है। ये कहां लगता है? ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में रूपांतरण अथवा विपरीत, उल्टा, ठीक है, विपरीत अवस्था में कार्य करता है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। हमारे पास कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्स हो गए? मूल बल 4 प्रकार के, ठीक है। कौन? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबकीय, न्यूक्लियर, नाभिकीय बल, और बच्चों वीक फोर्स, दुर्बल बल हो गए, ठीक है। एक बात मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर बलों का एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है। तो बलों के क्रम के बारे में भी बात हो जाए थोड़ी कि इन बलों का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखें, इन बलों का जो क्रम होगा वो कैसा होगा। तो मैं इसको लिख करके बता दूं आपको कि इन बलों का क्रम कैसा होगा। तो इन बलों का जो क्रम है उसमें सबसे प्रबल बल माना जाता है बच्चों Fn। Fn का मतलब होता है न्यूक्लियर बच्चों, ठीक है, नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल माना जाता है। फिर इसके बाद आता है Fem, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद इसकी कैटेगरी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर, नाभिकीय बल बड़ा है किससे? Em से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबकीय से। और वैद्युत चुंबकीय बल बड़ा है किससे? वैद्युत चुंबकीय बल आपका बड़ा है Fw से। और Fw का मतलब कौन है? वीक, दुर्बल बल। और दुर्बल बल बड़ा है किससे? Fg से। ये क्या? G मतलब क्या? ग्रेविटेशनल बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। ये कोई और नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सबसे कमजोर है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल माना जाता है अगर हम चारों फंडामेंटल फोर्स की बात करें। लेकिन फिर भी दुर्बल बलों को दुर्बल बल ही कहेंगे आप, उसको क्षीण नहीं कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण को क्षीण नहीं कहेंगे। इन चारों के कंपैरेटिवली, मतलब तुलनात्मक में गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो जहां ये इसका अनुपात 1 होता है, वहीं इसका अनुपात 10⁻27 और इसका अनुपात 10⁻37 और इसका अनुपात 10⁻39 तक होता है बच्चों, ठीक है। तो ये लगभग इसका ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मूल बल, ठीक। लगभग ये चैप्टर, मतलब कि पार्ट, आपने लेसन जो भी पढ़ा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अब इसमें हमें बस एक और छोटी सी चीज जाननी है कि कुछ भौतिक खोजों में किन किन लोगों के नियमों के बारे में बात होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारी भौतिकी में हमारे जो खोज है, हमारे जो उपकरण है, नियम है, उपकरण है, वो किन किन नियमों पे काम करते हैं, ठीक है। तो यंत्र एवं इनके नियम, किस नियमों पर ये कार्य करते हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं कि सबसे पहला मेरा है वायुयान। सुना है आपने वायुयान? वायुयान किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो वायुयान उड़ता है बर्नौली के सिद्धांत पर बच्चों,
बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया। दूसरा बच्चों है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन, तो बच्चों ऊष्मा इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मा इंजन आधारित है द्वितीय नियम। ठीक है, ऊष्मा इंजन के ऊष्मा गतिकी के नियम पे। ठीक है, याद रखिएगा ऊष्मा गतिकी के नियम पे। और बच्चों वैद्युत मोटर सुना है क्या आपने? बिल्कुल आपके घर में ही है। ठीक है, पंखा। वैद्युत मोटर के सिद्धांत पे आधारित है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा भौतिकी, ठीक है, जगत, तो भौतिकी जगत में आपको लगभग इतनी ही चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, कि हमारे भौतिकी में बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए, और इन नियमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन नियमों का एक कंजर्वेटिव मतलब संरक्षित रवैया होता है। एक छोटी सी बात को हम लोग बोर्ड पर जरूर समझेंगे, इवन आप इसको नोट भी करेंगे। ठीक है, भौतिकी में संरक्षण, भौतिकी में संरक्षण के नियम, भौतिकी में संरक्षण के नियम। तो भौतिकी में संरक्षण के जो है वो 5 नियम होते हैं बच्चों। भौतिकी में कौन कौन सा संरक्षण के नियम होते हैं? पहला तो बच्चे है आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करें। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है कि अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु के यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से मिलता है। तो किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बच्चों, वो फिक्स रहती है, नहीं बदलती। तो याद रखें यांत्रिक ऊर्जा बदल क्या रहता है? संरक्षित रहता है। घट सकता है, बढ़ सकता है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलेगी बच्चों, संरक्षित रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम यही वो नियम है जिसके आधार पर हम रॉकेट वगैरह के उड़ने के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, वायुयान रॉकेट के उड़ने के बारे में जानकारी हमें इसी नियम के अंतर्गत मिलती है। तो क्या इसमें हम बता दें कि अगर कोई पिंड है, गतिमान है, रुका हुआ है, तो उसका रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहेगा। पहले अगर 0 था तो बाद में भी नेट रूप से 0 ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? जिसमें अगर कोई वस्तु घूम रही है तो अगर कोई बाह्य बल न लगे तो उसका कोणीय संवेग नहीं बदलता। तो ऐसे कंडीशन को हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे, बाह्य बल अगर न लगे तब। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। चौथा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश आपको पता है ना कैसे उत्पन्न करते हैं? रगड़ करके, दो पृष्ठों को आपस में रगड़ करके। तो
तो जब आवेश उत्पन्न होते हैं तो इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, बस इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये भी नष्ट नहीं होता, आवेश भी सदैव संरक्षित रहते हैं। ठीक है, लास्ट में आपसे अगर बात करूं तो लास्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा तो आपने पढ़ लिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसमें द्रव्यमान ऊर्जा भी आएगी। द्रव्यमान ऊर्जा के साथ सारी ऊर्जाएं सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती हैं लेकिन नष्ट नहीं होती। इसमें देखिए क्या था, यांत्रिक ऊर्जा थी और इसमें समस्त ऊर्जाएं होंगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो पार्ट 2 में खत्म हो चुका है। आप इसको इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ।